हेलो डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेरी कोविड से रिकवरी के लिए जो आपने एक्सरसाइज बताई थी वो बहुत हेल्पफुल थी। और साथ ही अब जब मैं अपने ऑफिस के काम में वापस लग गया हूँ तो जो मेरा नेक का पेन था और जो मेरा मिड बैक पेन है वो भी आपकी सिखाई हुई एक्सरसाइज से अब बहुत बेटर है। लेकिन इस बार ये कंसल्टेशन मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी मॉम और मेरी जो वाइफ है उनके प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो मुझे लगा पहले आपसे एक बार वीडियो कॉल करके उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ और फिर उन्हें आपके क्लिनिक पर ले आऊँ। सुन के अच्छा लगा विशाल कि तुम अब अच्छे से रिकवर हो चुके हो। तो बताओ कि क्या तकलीफ है तुम्हारी माँ और तुम्हारी वाइफ को। तो मेरी मम्मी जो है उनकी उम्र है 55 ईयर ओल्ड और उन्हें 4-5 साल से बैक पेन और घुटनों में दर्द रहता है। और वो कहते हैं कि जब भी वो ज़्यादातर खड़े रह के काम करती हैं तो उन्हें बैक पेन होता है और सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी उन्हें घुटनों में तकलीफ होती है। और हाँ, 10 साल से उनको डायबिटीज़ भी है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से वो एक शोल्डर पेन का भी कंप्लेन कर रही हैं। वो कहती हैं कि जब भी ऊपर से कोई सामान नीचे उतारती हैं तब उन्हें पेन होता है। और मेरी वाइफ जो है उन्हें भी लोअर बैक पेन है। और मैंने ये नोटिस किया है कि 2 साल पहले जब डिलीवरी हुई थी उसके बाद से लेके अब तक ये जो बैक पेन है उनका वो आ रहा है और जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ये थोड़ा ज़्यादा तंग कर रहा है। तो प्लीज़ हेल्प करिए और मुझे बताइए कि ये क्यों हो रहा है। विशाल, देखो, बुरा मत मानना, लेकिन सच तो यही है कि हमारी वाइफ और हमारी माँ हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत इग्नोर करती हैं। और वही नहीं, हम आदमी भी उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। देखो, एक आदमी की और एक औरत की जो बॉडी है वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि उन्हें, औरतों को, ये तकलीफ क्यों होती है और इसका सल्यूशन क्या है। विशाल, सबसे पहले तुम्हारी माँ की तकलीफों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने अभी तक उनका कोई असेसमेंट तो नहीं किया है और हमारे पास कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी नहीं है। लेकिन जो हिस्ट्री तुमने बताई है उससे लगता है कि हो सकता है उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो। उनके घुटनों का कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है और कंधे में अर्ली स्टेज का फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। डॉक्टर, ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? विशाल, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके तुम्हें कुछ ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जिससे तुम इन प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझ सकते हो। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ये एक हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी है और इसे साइलेंट बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि ये उतने सिम्टम्स नहीं देता, साइंस और सिम्टम्स नहीं होते इसके ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों को होता है और आदमियों को नहीं होता, ये दोनों को होता है। लेकिन औरतों में ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना, एक्सरसाइज ना करना और धूप में सेकाई ना लेना, वजन बढ़ना और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मीनोपॉज। मीनोपॉज यानी कि जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 44-45 की उम्र से लेके 54-52 तक में ये साइकिल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन में कमी आ जाती है और उनके जो हड्डियां हैं उनकी जो डेंसिटी है उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। देखो, जैसे कि तुम ये वीडियो में देख पा रहे हो कि ये जो हड्डी है इसकी बाहर की लेयर को कॉर्टिकल बोन कहते हैं और अंदर की लेयर को ट्रेबिकुलर बोन कहते हैं। उम्र के साथ साथ और अगर ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर फ्रैक्चर तक हो सकता है। यानी कि कभी अगर वो फिसल के गिर गए या कोई चोट लग गई तो हड्डियों में फ्रैक्चर तक हो सकता है। तुम्हें ये सुन के हैरानी होगी कि हमारे देश में 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा औरतों को यह तकलीफ है और उन्हें इसका पता भी नहीं है। विशाल, तुमने बताया कि तुम्हारी मम्मी जब भी ज़्यादा देर तक खड़ी रह के काम करती हैं तब उन्हें कमर दर्द की तकलीफ होती है। तो देखो कि ये जो हमारी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसके निचले हिस्से को लंबार स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम रेगुलरली कुछ भारी सामान नीचे से ऊपर उठाते हैं या लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर बिना बैक सपोर्ट के बैठते हैं तो इसके ऊपर स्ट्रेस आता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इन हड्डियों के बीच की जो डिस्क है वो बाहर आ सकती है। और अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा बाहर आ गई तो फिर जो ये हड्डियों के साइड से जो ये नसें निकलती हैं हो सकता है उन नर्व्स पे ये कुछ
प्रेशर डाले और जिसकी वजह से जो कमर का दर्द है वो पैरों तक भी जा सकता है, साथ ही पैरों में झुंझुनाहट भी हो सकती है। ओह, तो अब मैं समझा कि विमेन में ये बोन्स की प्रॉब्लम इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा क्यों होती है। डॉक्टर, ये जो आपने फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताया, ये फ्रोजन शोल्डर क्या है? अब मैं तुम्हें फ्रोजन शोल्डर के बारे में समझाता हूँ। देखो, जैसे कि तुम इस वीडियो में देख रहे हो, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है और ये जो सफ़ेद रंग की जो लेयर्स हैं, इसे कैप्सूल बोलते हैं, ये हमारे शोल्डर जॉइंट को कवर करता है। फ्रोजन शोल्डर के केस में और उन पेशेंट में जिन्हें डायबिटीज़ हो, तो ये जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है, ठीक है, और उसमें सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से शुरुआत में जब भी वो हाथ को कंधे के लेवल से ऊपर लेके जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज को फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि आदमी अपना हाथ ऊपर नीचे हर तरफ घुमा पाता है, लेकिन दर्द के साथ। और दूसरे स्टेज को फ्रोजन बोलते हैं, जिसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है और पेन थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरे स्टेज को बोलते हैं थॉइंग फेज, जिसे रिकवरी फेज भी बोलते हैं। वैसे ये बीमारी अपने आप ठीक होने में 2 साल तक का टाइम लेती है, लेकिन अगर सही टाइम पे फिजियोथेरेपी कराया जाए तो ये बीमारी समय से पहले ठीक की जा सकती है। और ये जो घुटने का दर्द है, जो उनका नी पेन है, उसका कारण क्या है? अब तुम अगला वीडियो देखो, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी मम्मी को नी की तकलीफ क्यों हो रही है। देखो, ये हमारा घुटना है, इसमें एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि हमारे थाई बोन और जो हमारे पैर की जो बोन है उसके बीच में रहता है और हमारी हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है। लेकिन उम्र के साथ साथ ये भी वेयर एंड टेयर होता है और साथ ही जो हमारे घुटनों के अंदर एक जेल होती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो भी कम होने लगता है। और अगर वजन ज़्यादा हो तो घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये हड्डियां आपस में ज़्यादा घिसने लगती हैं और उसकी वजह से ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं और फिर जितनी ज़्यादा ये आपस में रब होती हैं उतनी ज़्यादा फिर घुटनों में पेन हो सकती है। हो सकता है घुटनों के आसपास सूजन भी आए। अगर इसे सही टाइम पे लिमिट नहीं किया गया तो आगे चल के इसमें एक कांटे जैसे कुछ बोन, जिसे ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, वो भी उगने शुरू हो जाते हैं, जिससे तकलीफ और बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसे सही टाइम पे रोका जाए, इसका सही ट्रीटमेंट कराया जाए। अच्छा, तो डॉक्टर ये बताइए कि जो मेरी वाइफ को ये जो बैक पेन हो रहा है, क्या इसका कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस है? नहीं, तुम्हारी वाइफ को ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम नहीं है अभी। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है। देखो, जैसे जैसे वो बेबी ग्रो कर रहा होता है, वैसे वैसे जो स्पाइन का कर्वेचर है वो चेंज हो रहा होता है और जो एब्डोमेन के कोर मसल्स हैं वो ओवर स्ट्रेच होने लगते हैं और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। साथ ही साथ रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन उनके बॉडी में रिलीज होता है, जिससे उनके जॉइंट से जो लिगामेंट हैं वो और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो घट जाती है। और डिलीवरी के बाद गलत पॉस्चर में ब्रेस्ट फीडिंग करना और झुककर बच्चों के कपड़े बदलना, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बैक पेन को और बढ़ावा देती हैं। इसी वजह से हर औरत को अपने प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से ज़रूर सीखनी चाहिए और करनी चाहिए, ताकि उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी मॉम और मेरी वाइफ की प्रॉब्लम्स को इतनी आसानी से मुझे समझा दिया। और मैं तो ये सोचता हूँ कि हर औरत को और हर आदमी को इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मुझे ये एक बात बताइए कि क्या इन प्रॉब्लम्स को पहले से प्रिवेंट किया जा सकता है? और अगर ये हो चुका है, ये प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। 25 से 30 साल का उम्र क्रॉस करने के बाद हर औरत को रेगुलरली, और मैं तो कहूँगा कि हर साल, कुछ ब्लड टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, आयरन लेवल और कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स। और मीनोपॉज के बाद BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी का स्कैन ज़रूर कराना चाहिए,
इस स्कैन से आपको टी स्कोर मिलता है। टी स्कोर से हमें पता चलता है कि हमारी बोन डेंसिटी कितनी गिर गई है। तो उससे मालूम चलेगा कि हमें ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर सब कुछ नॉर्मल है। और फिर अपने डॉक्टर से मिलके इन सारे टेस्ट के बेसिस पर जो नेसेसरी सप्लीमेंट्स है उसे ज़रूर लेना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे खाने में प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट्स तो होने ही चाहिए। लेकिन हाँ, जिन्हें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से कोई एलर्जी है वो किसी दूसरे सोर्स से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रोजाना कम से कम 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। और अब मैं तुम्हें एक एक करके बैक पेन के लिए कुछ यूजफुल एक्सरसाइजेस और तुम्हारी मम्मी के लिए नी पेन और फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा। पहली एक्सरसाइज को कोबरा स्ट्रेच बोलते हैं। इसे करने के लिए पेट पर लेटना है और हाथों को कंधे के लेवल पर रखना है और फिर हाथों के बल पर ऊपर आना है और 5 गिनती तक काउंट करके 1 2 3 4 5 नीचे चले जाना है। फिर ऊपर आना है और 1 2 3 4 5 होल्ड करके नीचे। ऐसा 10 बार रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज हिप मसल्स के स्ट्रेच के लिए है। उसे करने के लिए घुटने इस तरह से मोड़कर एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाएं, एक हाथ अंदर से और दूसरा हाथ बाहर से ले जाकर पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचना है। सर को इस तरह से पिलो पर लगा के रखें, जितना हो सके उसे अपनी तरफ खींच के रखें और आधा मिनट यानी 30 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे साइड पे भी इसी तरह से रिपीट करना है। अपनी तरफ खींच के रखिए और फिर आधा मिनट यानी 30 सेकेंड तक होल्ड करिए और फिर छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 3 से 4 बार राइट और 3 से 4 बार लेफ्ट में रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है, जो कि हमारे थाइस के पीछे की मांसपेशियां हैं। दोनों पैरों को सीधा रखें। जिस पैर में एक्सरसाइज करनी है उस पैर को इस तरह से मोड़ लें और इस तरह से हाथों से उसको पकड़ कर रखें और फिर इस पोजीशन को मेंटेन करके पैर को जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करें। आधा मिनट तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। ऊपर ले जाएं और आधा मिनट यानी 30 सेकेंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। इसी तरह से दूसरे साइड में भी जितना सीधा हो सकता है उतना सीधा ले जाकर उसे आधा मिनट यानी 30 सेकेंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। इस तरह से आप 3 से 4 बार राइट और फिर लेफ्ट में रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज बोलते हैं। इसे करने के लिए इस तरह से लेट जाएं और घुटनों को मोड़ लें और फिर आपको अपने पेल्विस को यानी कमर को पीछे की तरफ टिल्ट करना है, कुछ इस तरह से कि आप कह सकते हैं कि जो लोअर बैक है उसको बेड की तरफ प्रेस कर रहे हैं। देखिए इस तरह से ये आपने नॉर्मल है यहाँ, और अब आप पीछे की तरफ प्रेस किए तो ये कमर थोड़ी सी यहाँ से उठ जाएगी, ठीक है। और ये देखिए रिलैक्स, ये रिलैक्स है। और फिर जब मैंने प्रेस किया लोअर बैक से तो ये इस तरह से होगा। नॉर्मल प्रेस होल्ड करना है 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। फिर प्रेस करना है 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। जब आप ये करना सीख लेंगे फिर इसका नेक्स्ट स्टेप है ब्रिजेस, ठीक है। तो इस कोर एक्टिवेशन के साथ साथ हम ब्रिजेस करेंगे। देखिए ये हमने पीछे प्रेस कर लिया। अब हम ये जो हिप मसल्स है उसको स्क्वीज करके ऊपर लेके जाएंगे और 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स, ठीक है। पहला स्टेप, इसको एक्टिवेट किया। अब हिप को स्क्वीज करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। ऐसा आपको 10 से 12 बार करना है। नी की इस एक्सरसाइज के लिए आपको सीधे होके बैठना है, बैक स्ट्रेट या सपोर्ट के साथ बैठें और एक पिलो को फोल्ड करके घुटनों के नीचे दबा लें। फिर इस घुटने से इस पिलो पे प्रेशर डालना है और 5 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स करना है।
फिर 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। इससे जो फ्रंट थाई मसल्स हैं ये एक्टिवेट होंगे और नी पेन में ये बहुत हेल्प करता है। ऐसा आपको 10 से 12 बार रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज हिप मसल्स के लिए है। मैं एक लूप बैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। शुरुआत में आप बिना लूप बैंड का भी कर सकते हैं। अपने टोज को अपनी तरफ खींच के रखा है मैंने और उसके बाद इस पैर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, घुटना सीधा रख के और फिर नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ऐसा 10 से 12 बार दोनों साइड रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ इस तरह से लेटना है और एक तकिए को फोल्ड करके पैरों के बीच में इस तरह से फंसा लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इस तकिए को अपने दोनों पैरों से स्क्वीज करना है। ये देखिए, स्क्वीज किया और इसे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। होल्ड करने के बाद इसको रिलैक्स करिए, फिर उसके बाद रिपीट करिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको 5 सेकंड के लिए स्क्वीज करना है और रिलैक्स करना है। ये आपको 10 से 12 बार रिपीट करना है। इससे ये जो हमारे इनर थाई मसल्स हैं, जिसे हम अडक्टर मसल बोलते हैं, वो स्ट्रांग होंगे। दर्द की वजह से अगर शोल्डर को ऊपर ले जाने में तकलीफ हो रही है या उसका रेंज कम हो गया है, तो इस तरह से एक टॉवल को फोल्ड करके दीवार की तरफ खड़े हो जाएं। एल्बो को स्ट्रेट रखना है और उसके बाद धीरे धीरे हाथों को स्लाइड कराते हुए जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाएं और फिर नीचे आए। याद रखिए, अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो उतना ही ऊपर लेके जाएं जहां तक दर्द कम है। ठीक है, और धीरे धीरे जब ये पेन इंप्रूव करने लगेगा तब आपका पेन भी बढ़ जाएगा। बहुत आराम आराम से इसे ऊपर लेके जाना है और नीचे लेकर आना है। 10 से 12 बार रिपीट करना है। और अगर साइड से हाथों को ऊपर ले जाने में तकलीफ होती है तो फिर अगेन टॉवल को इस तरह से दीवार के अगेंस्ट रखना है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इसे ऊपर लेके जाना है और नीचे लेकर आना है। ठीक है, स्लाइड कराते हुए ऊपर लेके जाना है और नीचे लेकर आना है। इसे भी 10 से 12 बार रिपीट करिए। कोशिश करिए कि कोहनी सीधी रहे और जैसे कि मैंने बोला उतना ही ऊपर जाइए जितना आपको पेन अलाउ करता है और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ फिर और ऊपर फिर नीचे। शोल्डर की अगली एक्सरसाइज टॉवल के साथ करनी है। मानिए कि राइट साइड अफेक्टेड है और लेफ्ट साइड ठीक है, तो राइट साइड को इस तरह से टॉवल को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से टॉवल को ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, जितना हो सके और फिर नीचे छोड़ दीजिए। फिर इसे ऊपर की तरफ खींचिए और नीचे छोड़ दीजिए। ऐसा करने से हाथ को पीछे लेने की जो तकलीफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और ऐसा आपको कम से कम 10 से 12 बार रिपीट करना है। कंधे की अगली एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ इस तरह से खड़े रहना है। बेड या किसी टेबल से इस तरह से सपोर्ट लेके खड़े हो जाएं। याद रखिए, जो बैक है वो ऐसे राउंडेड नहीं होना चाहिए, उसे इस तरह से सीधा रखना है। मानिए कि आपका दायां साइड यानी राइट साइड में पेन है, तो उसके लिए इस तरह से हाथों को झुलाना है आगे और पीछे। 10 बार तक रिपीट कर सकते हैं, यानी 10 बार आगे 10 बार पीछे, या 10 से 15 भी कर सकते हैं। और इसे करने के बाद इसी को अंदर की तरफ झुलाना है, अंदर और बाहर। हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ के उसे अंदर और बाहर की तरफ इस तरह झुलाना है। 10 से 15 बार रिपीट करना है। डॉक्टर, ये सारी एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान है। मैं ज़रूर अपनी वाइफ को और अपनी मॉम को ये सारी एक्सरसाइज कराऊंगा और कुछ दिनों में आपके क्लिनिक पे ज़रूर लेकर आऊँगा ताकि आप उनका डिटेल असेसमेंट कर सकें और फिर और भी एक्सरसाइज बता सकें। और जैसा कि आपने बताया, मैं रेगुलरली उनका चेकअप कराते रहूँगा ताकि उनकी करंट प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े। थैंक यू। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सभी हर औरत को इन प्रॉब्लम से बचा सके या उनकी प्रॉब्लम को कम कर सके। थैंक यू।